Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. Myself Aditi and I am your UGC NET Home Science tutor. So in this session, we will discuss about some properties of textile fibers. तो हमने ऑलरेडी टेक्सटाइल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ पहले वाले सेशन में। उसमें क्या था हमारे पास जो टेक्सटाइल के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई थी मैंने। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजीज के बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, जिसमें आर्टिफिशियल फाइबर्स, मैन मेड फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया था, नेचुरल फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया था, कहाँ से हमारे पास वो फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द नेचर, आर्टिफिशियल, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पर कर चुके हैं। सो कमिंग नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें क्या क्या चीज़ें अपने ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम किसी भी फैब्रिक को डिजाइन कर रहे हैं। तो देयर आर सम एसेंशियल प्रॉपर्टीज एंड देयर आर सम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। तो एसेंशियल प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज हैं जो भी हमारे फैब्रिक जब भी हम बना रहे हैं, जब भी हम डिजाइन कर रहे हैं, तो हम फैब्रिक कहाँ से बना रहे थे? फ्रॉम द फाइबर। फाइबर से हम क्या बना रहे थे? यान बना रहे थे, और यान से क्या डिजाइन कर रहे थे? फैब्रिक डिजाइनिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे जो हमने फाइबर्स यूज करे थे वो कौन से थे? स्टेपल एंड फिलामेंट फाइबर्स। तो इस केस में क्या था? तो यहाँ पे जब भी हम फाइबर से यार्न बना रहे हैं, यार्न से फैब्रिक बना रहे हैं, तो हमारे माइंड में कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनको ध्यान में रख के हम फैब्रिक को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज याद रखनी है? जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो फर्स्ट असेंशियल प्रॉपर्टी है, हम ये सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो जो एसेंशियल प्रॉपर्टीज आती है, फर्स्ट इज हाई लेंथ टू विड्थ रेशियो। जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी कि जब भी हम फाइबर चूज कर रहे हैं तो हमें फाइबर कैसे चूज करने हैं? जिसकी इक्वल लेंथ और विड्थ हो, क्योंकि अगर आप यूनिफॉर्मनेस रखोगे हर चीज में तो आपका जो फैब्रिक है वो कैसा अच्छा डिजाइन होगा। सेकंड प्रॉपर्टी इज स्ट्रेंथ। जितनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी उतना अच्छा फैब्रिक डिजाइन होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, जितना फ्लेक्सिबल आपका फाइबर होगा उतनी ही फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी होगी। कोहेसिवनेस का मतलब होता है स्टिकीनेस, या फिर जैसे फैब्रिक है एक दूसरे पे स्टिक करता है, चिपकता है। तो जब कोहेसिवनेस अच्छी होगी किसी भी फाइबर की, तो वहां पे फैब्रिक की क्वालिटी क्या होगी? इंप्रूव होगी। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी। हर चीज यूनिफॉर्मनेस में अच्छा लगता है। यूनिफॉर्मिटी को हम क्या बोलते हैं? इवननेस। जब इवननेस होगी किसी भी चीज में तो वहां पे ऑब्वियस है जहाँ उसमें जो कपड़े की क्वालिटी है वो अच्छी होगी। तो ये सारी हम एसेंशियल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आर डिजायरेबल प्रॉपर्टी। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज में आती है फिजिकल शेप। यहाँ पे डिफरेंट फाइबर्स की अलग अलग शेप होती है। एलोंगेशन मतलब हम कितना उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, और कितना जब भी हम किसी भी मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं लाइक एन रबर बैंड, अपना वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस से डिफॉर्म हो जाता है, तो वो वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एलोंगेशन। नेक्स्ट इज रेजिलेंसी, ड्यूरेबिलिटी। ये सारे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। रेजिलेंसी बाउंसिंग बैक होता है कि वही जो मैंने आपको रबर बैंड वाला एग्जांपल दिया। एलोंगेशन मतलब खींचना, रेजिलेंसी मतलब कितना वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ रहा है, कितना वो डिफॉर्म हो रहा है। ड्यूरेबिलिटी कितना ज्यादा वो चल रहा है। लस्टर कैसा, उसका अपीयरेंस कैसा है। मॉइस्चर कितना वो एब्जॉर्ब करता है। एंड फाइननेस, किसकी फाइननेस, किस फाइबर की सबसे अच्छी है, कौन कौन से फाइबर है जो फाइन है, जिससे कपड़े की क्वालिटी क्या है? अच्छी होती है और इम्प्रूव होती है। तो एक एक करके हम ये प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज एसेंशियल प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हाई लेंथ टू विड्थ रेशियो। तो हाई लेंथ टू विड्थ रेशियो में क्या है? टेक्सटाइल फाइबर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट लेंथ। यहाँ पे डिफरेंट लेंथ के फाइबर्स हैं जो हमने पढ़ा था। कौन कौन सा था? स्टेपल एंड फिलामेंट फाइबर्स था। हमेशा स्टेपल और फिलामेंट फाइबर को माइंड में रखना। स्टेपल और फिलामेंट जो फाइबर्स थे, दैट फाइबर्स, स्टेपल फाइबर्स आर शॉर्ट एंड फिलामेंट फाइबर्स आर लॉन्ग। तो जो फिलामेंट फाइबर्स थे दैट आर लॉन्ग कॉन्टिन्यूस फाइबर ऑफ इनडेफिनिट लेंथ, जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, इनडिफाइन होती है। उसको हम किस में मेजर करते हैं? यार्ड्स और मीटर्स में हम किसको फिलामेंट फाइबर्स है उनको मेजर करते हैं यार्ड्स और मीटर में। उनकी यूनिट होती है यार्ड और मीटर। वेयर एज स्टेपल फाइबर्स जो शॉर्ट वाले फाइबर्स होते हैं उनको हम किस में मेजर करते हैं? इंचेस और सेंटीमीटर में। तो जो स्टेपल फाइबर्स है उनकी यूनिट क्या होती है? इंचेस और सेंटीमीटर। वेयर एज यार्ड किसकी यूनिट होती है? फिलामेंट फाइबर्स की यूनिट होती है।
अब जो हम मिनिमम रेशियो लेते हैं लेंथ टू विड्थ, हमेशा कितना लेते हैं 100:1, मतलब लेंथ 100 विड्थ 1। तो यहाँ पे जब भी हम रेशियो रखते हैं किसी भी फाइबर का, तो वो कितना रखते हैं हम 100:1। ये हमारे पास क्या है फाइबर टाउ। ये वाले टाउ क्या होता है, जब भी हम एक बड़े फाइबर को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू द स्मॉल पीसेस, दैट इज नोन एज टाउ। तो इस केस में हम जब छोटे छोटे स्टेपल फाइबर को हम कट करते हैं अलग अलग डिजायरेबल लेंथ में, उसको हम क्या बोलते हैं फाइबर टाउ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, ये जो है आपका यहाँ पर फाइबर टू विड्थ, जो फाइबर लेंथ टू विड्थ मैंने जो आपको बताया है, मेनली हम क्या कंसीडर करते हैं 100:1, बट यहाँ पर अलग अलग फाइबर के अलग अलग लेंथ और विड्थ रेशियो होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन का कितना होता है 1400:1, वूल का होता है 8000:1, फ्लैक्स का 1700। अब यहाँ पे सिल्क देखिए, जो सिल्क है उसका सबसे ज्यादा रेशियो होता है, इसलिए यहाँ पर जो फाइननेस होती है सिल्क की वो सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो रेशियो होता है लेंथ टू विड्थ वो सिल्क के केस में क्या होता है सबसे हाई होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्ट्रेंथ और टेनेसिटी। टेनेसिटी को हम स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। अगर हमारे पास फैब्रिक की अच्छी स्ट्रेंथ होगी तो वो ड्यूरेबल भी ज्यादा होगा। तो स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कैसे चूज करते हैं, किस प्रॉपर्टी को दिमाग में रख के हम स्ट्रेंथ चूज करते हैं? स्ट्रेंथ, इट मस्ट ऑलवेज बी सफिशिएंट टू विथस्टैंड द केमिकल एंड मशीन प्रोसेसिंग। मतलब वो इतनी आपको स्ट्रेंथ रखनी है कि वो कपड़ा वियर एंड टियर ना हो, वो कपड़ा फटे ना। तो आपको स्ट्रेंथ भी एक प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी है जो कि माइंड में रखते हुए आपको फैब्रिक को डिजाइन करना है। तो स्ट्रेंथ क्या होगा? इट मस्ट ऑलवेज बी सफिशिएंट टू विथस्टैंड द स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स। अगर आप फोर्स लगा रहे हो किसी भी क्लॉथ पे, ऐसा ना उसका वियर टियर हो जाए, वो फट जाए। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट इज it is defined as ability to resist stress and it is expressed in grams per denier। अब डेनियर जो है ये क्या होती है? यूनिट होती है स्ट्रेंथ की। तो जब भी हम डेनियर को डिफाइन करते हैं तो डेनियर का मतलब क्या होता है? एक सिंपल फॉर्म में डेनियर इज, अगर हम 9000 मीटर का फिलामेंट लेते हैं, अगर हम 9000 मीटर का फिलामेंट लेते हैं तो उसका वेट कितना आता है ग्राम्स में, दैट इज नोन एज डेनियर। और डेनियर स्ट्रेंथ की यूनिट होती है, उसमें हम स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर डेनियर इज इक्वल टू द वेट इन ग्राम्स ऑफ 9000 मीटर ऑफ फिलामेंट। तो यहाँ पर जो टेनेसिटी है, या फिर टेनेसिटी बोलो या स्ट्रेंथ बोलो, यहाँ पे वेरी करती है फाइबर टू फाइबर। सबकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग होती है। अब जो यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। तो जब लो आपकी स्ट्रेंथ होगी वो किस में होगी? एसीटेट में होगी। एसीटेट एक केमिकल सॉल्यूशन भी है और एसीटेट एक सेल्यूलोज भी है। तो यहाँ पर जो डेनियर की मिनिमम होगा वो किस में होगा? एसीटेट। और हाई किस में होगा? 8 ग्राम्स पर डेनियर ग्लास, क्योंकि ग्लास क्या है यहाँ पे? डेंस सब्सटेंस है। तो डेंस सब्सटेंस के केस में जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डेनियर की ज्यादा। वेयर एज एसीटेट में क्या होगा? डेनियर की यूनिट क्या होगी? लो, 1 ग्राम पर डेनियर। और ग्लास के केस में 8 ग्राम पर डेनियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लास क्या है? डेंस है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? बेंडिंग कैपेसिटी। जितना ज्यादा फाइबर बेंड होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें हार्ड क्लॉथ नहीं चाहिए, ऐसा क्लॉथ चाहिए जो फ्लेक्सिबल बने। तो इसलिए हमें इस प्रॉपर्टी को भी माइंड में रख के फैब्रिक को डिजाइन करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफाइंड एज बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द फाइबर। तो आपको ऐसे फाइबर्स चूज करने हैं जो कि क्या हो? फ्लेक्सिबल। इट शुड बी सफिशिएंटली पाइलेबल। इसका मतलब क्या होता है? वो एक दूसरे पे पाइल अप कर जाए, और उनका जब फाइबर्स पाइल अप करे एक दूसरे के ऊपर तो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या हो? बहुत फ्लेक्सिबल हो, बहुत इजी हो। तो इसलिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी माइंड में रखनी है व्हाइल डिजाइनिंग द क्लोथ्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कोहेसिवनेस और स्पिनिंग क्वालिटी। कोहेसिवनेस का मतलब क्या होता है? स्टिकीनेस। मतलब जो कपड़ा है, जो फाइबर है, वो कैसे स्टिक कर रहा है। अब देखो, जब भी हम स्टिकीनेस प्रॉपर्टी लेते हैं तो फाइबर क्या होता है? एक दूसरे पे स्टिक करना चाहिए। अगर फाइबर एक दूसरे पे स्टिक करेगा तो वहां पे कपड़े की क्वालिटी कैसी बनेगी? अच्छी बनेगी। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द फाइबर्स टू स्टिक टुगेदर ड्यूरिंग द स्पिनिंग। जब आप स्पिनिंग प्रोसेस करते हो, जब फाइबर से क्या बनते हैं? यार्न्स बनते हैं। तो उस प्रोसेस में जो आप फाइबर चूज कर रहे हो वो कैसे होने चाहिए? उसकी प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए? कोहेसिवनेस। मतलब वो एक दूसरे पे अच्छे से स्टिक होना चाहिए। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होती है? इवननेस ऑफ द फाइबर्स। जैसे हमने लेंथ टू विड्थ रेशियो पढ़ा है, इक्वल होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि आप सारे छोटे फाइबर्स ही यूज कर रहे हो या बड़े फाइबर्स ही यूज कर रहे हो, कंबाइन नहीं करना है। अगर आप छोटे फाइबर्स को यूज कर रहे हो तो आप उनको यार्न में कन्वर्ट करो, और जब आप बड़े फाइबर्स को ले रहे हो तो आप उनकी जो लेंथ है वो बड़ी होती है, उससे क्या बनता है, आप डायरेक्ट फैब्रिक को डिजाइन कर सकते हो या फिर वहां से यार्न डायरेक्ट बना सकते हो। अब यूनिफॉर्मिटी की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पे क्या होती है, इवननेस होनी चाहिए थ्रू आउट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द फाइबर। तो आप यूनिफॉर्मिटी को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द इवननेस ऑफ फाइबर थ्रू आउट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ फाइबर इज नोन एज यूनिफॉर्मिटी। तो जब भी हम यहाँ पे अच्छे वाले यार्न बना रहे हैं, जो हम फाइन क्वालिटी के यार्न्स बनाते हैं, तो फाइन क्वालिटी के यार्न्स कब बनेंगे, यार्न कैसे बन रहे थे, फाइबर से यार्न, फाइबर से क्या बनता है, यार्न। तो जब भी हम फाइबर से यार्न बना रहे थे तो हमें क्या बनाना है, फाइन क्वालिटी के यार्न्स बनाने हैं। तो फाइन क्वालिटी के यार्न्स कब बनेंगे, जब वो यूनिफॉर्म नेचर के होंगे, नेक्स्ट वो फ्लेक्सिबल होंगे। तो इस केस में जब आप यार्न्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वहां पे फाइन क्वालिटी के आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी विल प्रोड्यूस इवन यार्न्स। जब आप यूनिफॉर्म रखोगे सारे फाइबर्स को तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, इवन यार्न, अनइवन नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे आपने कैसे क्वालिटी के चूज करे हैं, फाइन क्वालिटी के यार्न्स को चूज करा है, जो कि आपकी अल्टीमेटली क्या करेंगे, वो फैब्रिक को एक अच्छा लुक देंगे, एस्थेटिक लुक आएगा, और वहां पे जो फैब्रिक है उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज। वो सारी क्या थी, असेंशियल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने लेंथ टू विड्थ के बारे में डिस्कस किया था, यूनिफॉर्मिटी के बारे में डिस्कस किया, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया एंड कोहेसिवनेस के बारे में डिस्कस किया। नाउ दीज आर असेंशियल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है दैट इज शेप ऑफ द फाइबर्स। तो जब भी हम फाइबर्स को चूज कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप होती है। मेन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैट इज डॉग बोन शेप। जो डॉग बोन शेप होती है वो किसकी होती है, यहाँ पे जो डॉग बोन शेप है वो जनरली किस में देखने को मिलती है, एक्राइलिक या फिर स्पेंडिक्स के क्लॉथ में देखने को मिलती है। तो फाइबर्स जो होते हैं, शेप जो होती है फाइबर्स की, नेचुरल फाइबर्स कम इन द रेंज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट शेप फाइबर्स की हमें देखने को मिलती है। स्मॉल डायमीटर ऑफ फाइबर्स प्रोड्यूसेस फाइन फाइबर्स विद अ ग्रेट प्लेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सॉफ्टनेस। तो जितने फाइन आप यार्न्स बनाओगे उतनी क्वालिटी उसकी इंप्रूव होगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी फाइबर्स की इंप्रूव होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इधर पिक्चर में देख सकते हो जो सर्कुलर है, ये वाली शेप है सर्कुलर और यूनिफॉर्म। तो ये किसके केस में आते हैं, जैसे आप नायलॉन, पॉलिस्टर, लायोसेल, जितने भी नेचुरल फाइबर्स है इनके केस में जो शेप होती है फाइबर्स की वो कैसी होती है, सर्कुलर होती है और यूनिफॉर्म होती है। नेक्स्ट इज पॉलीगोनल। जो यहाँ पे आप पॉलीगन बना हुआ देख रहे हो ये हम फ्लैक्स के केस में यूज करते हैं। जो फ्लेक्स जो फाइबर्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, पॉलीगोनल होती है। अब यहाँ पे एक वूल का क्वेश्चन आता है, वूल का कैसा होता है शेप, ओवल टू राउंड, जो कि एक दूसरे पे ओवरलैप होता है। कॉटन का आता है, कॉटन में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे लोब बना होता है, फ्लैट होता है, ओवल होता है। रेयॉन के केस में क्या होता है, सर्कुलर और सिरेटेड। सिरेटेड मीन्स ऐसा स्टार शेप्ड वाला, सिरेटेड मीन्स ऐसे स्टार शेप्ड। तो रेयॉन के केस में कैसा होता है, सिरेटेड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर नायलॉन और पॉलिस्टर के केस में स्क्वायर्स होते हैं। स्क्वायर्स के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे वियोर्ड्स। वियोर्ड्स मतलब क्या होते हैं, स्पेस। जो छोटे छोटे यहाँ पे स्पेस आपको दिख रहे हैं ये किसके केस में किसकी शेप होती है, कौन से उसकी होती है, नायलॉन या फिर पॉलिस्टर। सिल्क के केस में कैसी शेप आती है, ट्रायंगुलर या फिर जिसके राउंडेड एजेस होते हैं। अब यहाँ पे ट्राइलोबल, लोब का मतलब होता है कैसे लोब्स बने हुए हैं, एक ये वाला लोब बना हुआ है, एक ये लोब बना हुआ है, एक ये लोब बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गए, 3 लोब हो गए, मतलब ट्राइलोबल। तो जो ट्राइलोबल शेप है वो किस फाइबर में देखने को मिलती है, नायलॉन और पॉलिस्टर के फाइबर्स में। और लोबुलर जो लेंथ वाइज होता है वो किसके देखने को मिलती है, एसीटेट में। तो ये सारे आपके शेप्स हैं, फाइबर के शेप्स हैं अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट इज ये देखिए, यहाँ पर शेप देखिए, ये राउंड शेप आती है, ये डॉग बोन शेप है फाइबर की, ये ट्राइलोबल है, ये होलो है, सिरेटेड है एंड मल्टी लोबल। नेक्स्ट इज इलोंगेशन और इलास्टिक रिकवरी। कोई भी मटेरियल कितना स्ट्रेच हो रहा है दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलोंगेशन। जैसे रबर बैंड होता है वो कितना एलोंगेट हो जाता है। इलास्टिक रिकवरी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल और अ फाइबर इज स्ट्रेच एंड रिटर्न
टुवर्ड्स द ओरिजिनल लेंथ, कितना वो स्ट्रेच हो रहा है और कितना वो अपनी दोबारा से अपनी स्टेट में वापस आ रहा है। जैसे रबर बैंड है, अब कितना वो इलास्टिक है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, अपनी स्ट्रेच होके दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एलोंगेशन बोलते हैं। इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज और इट इज मेजर्ड एज परसेंटेज, इसको हम परसेंटेज में मेजर करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिजायरेबल प्रॉपर्टी इज रेजिलेंस। रेजिलेंस मतलब बाउंसिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, वो अपनी शेप पर कितने कैसे वापस आ रहा है, आपने कौन सी मटेरियल का कौन सा स्ट्रेंथ यूज करा है, कौन सा मटेरियल देखा है आपने। तो रेजिलेंसी क्या है, दोबारा वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे कितनी टाइम में आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिलेंसी। इसका एग्जाम्पल क्या है, जब आप अपने नीज को बेंड करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने जीन्स डाली हुई है, जब आप अपने नीज को बेंड करोगे तो बेंड करते टाइम, जैसे अब ऐसे नीज बेंड हो रखा है, जब नीज बेंड होगा, जब नीज आपके बेंड होंगे तो उस केस में क्या होगा, वहां पर स्ट्रेस आएगा, क्योंकि बेंडिंग है तो वहां पे स्ट्रेस या फिर फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो वहां पे इस केस में क्या होगा, आपको ऐसा फैब्रिक डिजाइन करना है जिसकी रेजिलेंसी हाई हो, क्योंकि वो आप डिफॉर्म करेगा जब, तो उसकी रेजिलेंसी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ड्यूरिंग द बेंडिंग ऑफ नीज द फाइबर विल एब्जॉर्ब द फोर्स, जो आपका फोर्स लगता है बेंडिंग के टाइम पे, तो वहां पर उस केस में फाइबर क्या करेगा, उस फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर से आप ऐसे वापस से पैर अपना सीधा कर सकते हो, ऐसे बेंड कर रहे हो फिर आपका स्ट्रेट हो सकता है। तो ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है दैट इज ड्यू टू द रेजिलेंसी इन फाइबर्स। जो आपने फाइबर्स चूज कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चूज कर रही है फाइबर्स में, रेजिलेंसी जो आपने चूज करी है, उसकी वजह से क्या होता है, फाइबर्स वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको, स्ट्रेस को, या फिर जो वहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजिलेंसी। नेक्स्ट इज एब्रेशन फोर्सेस और मोबाइल फोर्सेस। एब्रेशन फोर्सेस कौन से होते हैं, जो कपड़ा, जैसे आप फैब्रिक ले रहे हो, जब फैब्रिक टियर हो जाता है, फट जाता है, तो वहां पे कौन से फोर्सेस लगते हैं, एब्रेशन फोर्सेस। इफ द फाइबर हैव गुड इलास्टिक रिकवरी द फाइबर हैज गुड रेजिलेंसी। अगर उसकी रिकवरी अच्छी होगी, इलास्टिसिटी अच्छी होगी, तो उसकी रेजिलेंसी भी क्या होगी, अच्छी। रबर बैंड का एग्जांपल अपने माइंड में याद रखना कि रबर बैंड का जो अपने इलास्टिसिटी है उसकी वो बहुत अच्छी है और उसकी रेजिलेंसी भी क्या है, बहुत अच्छी है, क्योंकि वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो अब इस केस में देखें, कॉटन एंड वूल शो पुअर रिकवरी फ्रॉम डिफॉर्मेशन अंडर हॉट एंड मॉइस्ट कंडीशन। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, जो कॉटन और वूल है उनकी पुअर रिकवरी होती है। जब देखो आप कॉटन को स्ट्रेच करके देखो, वो डिफॉर्म हो जाती है, लेकिन क्या वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आती है, नहीं आती। तो कॉटन और जो वूल है उनका क्या होता है, पुअर रेजिलेंसी। वैसे जो वूल है उसकी रेजिलेंसी अच्छी भी होती है और उसकी वो रेजिलेंसी पुअर भी होती है। वो कैसे, जब भी वूल है, अगर वहां पे हॉट मॉइस्ट कंडीशन है, मतलब वहां पे मॉइस्चर क्या है, ज्यादा है, तो मॉइस्चर जहां पे ज्यादा है तो वूल की वहां पे रेजिलेंसी पावर कम हो जाती है। लेकिन वहां अगर वहां पे ड्राई कंडीशन है तो वूल की रेजिलेंसी क्या है, इंक्रीज हो जाती है। जहां पर आपके पॉलिस्टर है, नेचुरल फाइबर्स क्या हो गया, नेचुरल फाइबर्स की रेजिलेंसी कम हो गई। जहां पे आर्टिफिशियल सिंथेटिक मैनमेड फाइबर्स है उनकी रेजिलेंसी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वो इजिली अपनी स्टेट में वापस आ सकते हैं इलोंगेशन के बाद। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ अ फाइबर टू विथस्टैंड द हार्मफुल एक्शन ऑफ प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। कोई चीज कितनी ज्यादा चल रही है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी पे। ऑब्वियस, जब आपका कपड़ा इलास्टिक होगा, अच्छे से स्ट्रेच हो पाएगा, फ्लेक्सिबल होगा, तो वो क्या होगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आपको हमेशा जब भी आप फैब्रिक डिजाइन करते हो तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको माइंड में रखनी है। यहाँ पे क्या है, आपको कॉटन और वूल वाला एग्जांपल याद रखना है। जो कॉटन और वूल है उनकी रेजिलेंसी कम है अंडर हॉट एंड मॉइस्ट कंडीशन, बट ड्राई कंडीशन में वूल शोज हाई रेजिलेंसी। नेक्स्ट इज लस्टर एंड कलर। अपीयरेंस कैसा है, मीन्स आप जो कपड़े को लुक दे रहे हो, फैब्रिक को लुक दे रहे हो, वो कितना सुंदर है, कितना अट्रैक्टिव है। तो लस्टर को आप कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिग्री ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस ऑफ फाइबर। मतलब जो भी सरफेस पे आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक कर रही है, तो वहां पे यहाँ पे कितनी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कलर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो जब भी रेज आती है सरफेस पे तो फिर आपके वहां पे क्या होता है, उतना ही ज्यादा शाइन ग्लोस करता है। तो डिग्री ऑफ लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ फाइबर्स, लस्टर इज आल्सो नोन एज शाइन, शीन और
ग्लोस, लस्टर को आप ये सब चीजें भी ग्लोस भी बोल सकते हो। तो जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी, जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अगर हमारे पास रफ सरफेस होगा, जैसे हमने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे अगर रफ सरफेस होगा तो लाइट क्या करेगी, बाउंस बैक कर जाएगी। यहाँ पे क्या होगी, अन यूनिफॉर्मनेस नहीं आएगी, नॉन यूनिफॉर्म नेचर होगा। तो जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतना ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और उतना अच्छा आपका कलर आएगा। जैसे आपका सिल्क आता है, सिल्क की फाइननेस बहुत ज्यादा होती है, सिल्क का ग्लोस बहुत अच्छा होता है, चमकता बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां पे डिग्री ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, हाँ, वेयर एज कॉटन, कॉटन का कम चमकता है एज कंपेयर टू सिल्क। अगर आप सिल्क और कॉटन को लो दोनों को, तो सिल्क का जो लस्टर होता है वो क्या होता है, हाई होता है, लेकिन कॉटन का क्या होता है, कम। क्यों? क्योंकि कॉटन में रफ सरफेस होती है, इररेगुलर ट्विस्ट होते हैं, लेकिन जो सिल्क है वहां पे रेगुलर ट्विस्टिंग होती है और वहां पे डिग्री ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मॉइस्चर रीगेन। मॉइस्चर रीगेन मतलब कौन सा आपका फाइबर कितना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स आती है मॉइस्चर के केस में। फर्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक, जहां पे भी हाइग्रो वर्ड दिखता है वो किससे रिलेट करता है, मॉइस्चर से रिलेट करता है। जहां पे भी हाइग्रो वर्ड आया, दैट इज, हाइग्रो वर्ड किससे रिलेट करता है, हमेशा मॉइस्चर से करता है। तो ऐसी एबिलिटी ऑफ अ फाइबर टू टेक मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, तो जो फाइबर एयर से मॉइस्चर ले लेते हैं दैट इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक फाइबर। तो हाइग्रोस्कोपिक फाइबर में एग्जांपल है जैसे कॉटन, तो कॉटन क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोफिलिक एबिलिटी। हाइड्रोफिलिक जैसे मतलब हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग, जो वाटर भी लेता है और मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट आर नोन एज दैट इज नोन एज हाइड्रोफिलिक एबिलिटी। जैसे कॉटन, कॉटन आपका यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक भी होता है और हाइड्रोफिलिक भी होता है, मतलब वो मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करता है, वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है। वेयर एज यहाँ पे हाइड्रोस्कोपिक, यहाँ पे हाइग्रो था, हाइग्रो जहाँ पे भी जी वर्ड आ जाए दैट इज रिलेटेड टू मॉइस्चर, लेकिन हाइड्रो मतलब पानी, वो पानी को नहीं लेता, दैट डू नॉट टेक वाटर। फॉर एग्जाम्पल पॉलिस्टर, ये क्या है आपका मैनमेड फाइबर है, तो मैनमेड फाइबर जनरली क्या होता है, हाइड्रोस्कोपिक होते हैं। तो यहाँ पर 3 टर्म्स है ध्यान में रखने के लिए, हाइग्रोस्कोपिक, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोस्कोपिक। नेक्स्ट इज, जितना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा फाइबर, जैसे नेचुरल फाइबर्स है, कॉटन है, वूल है, वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपन टेकन डिपेंड्स ऑन द केमिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज एज वेल एज द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो जब भी कोई भी फाइबर मॉइस्चर या वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपकी फाइबर की क्वालिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, इन्वायरमेंट का ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड कंडीशन है वहां पर, इन्वायरमेंट की कैसी कंडीशन है, और साथ ही साथ फाइबर्स में कैसे स्ट्रक्चर है। अब हम स्ट्रक्चर आगे पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर 2 तरह के आते हैं, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन कैरेक्टर्स, उसके बारे में भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इस केस में जितना ज्यादा, अब कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो वेट कंडीशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो ड्राई कंडीशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखते हैं, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं। क्यों? अब देखो, जब भी मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि नेचुरल फाइबर्स हमने पढ़ा था पहले भी कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पोरस होते हैं, जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब पोर्स प्रेजेंट होंगे, अब वाटर है, जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो वाटर का H2O, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली बॉन्डिंग होगी वाटर के बीच में। तो यहाँ पे जब भी H बॉन्डिंग हो जाती है, जब भी H बॉन्डिंग होती है वहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चर कैसा होता है, पोरस होता है नेचुरल फाइबर के केस में, तो वहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा। जहां पे पोर्स ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे वहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा। क्यों? ड्यू टू द H bonding. The increase in moisture regain is seen in natural fiber because natural fiber are made up of cellulose and proteins. They have hydroxyl group present. वहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, H, और OH ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब H बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से मॉइस्चर अपटेक क्या होता है, ज्यादा होता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर इज हाई। मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पे H बॉन्डिंग होगी वहाँ पे मॉइस्चर जो है फाइबर वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ, नेक्स्ट इज डिक्रीज इन मॉइस्चर रीगेन इज सीन इन मैनमेड फाइबर। जो आपके आर्टिफिशियल फाइबर्स है वहां पे क्या होते हैं, वो कौन से, वो कैसे होते हैं, आपके नॉन पोरस होते हैं। जो नॉन पोरस होंगे, जिनमें पोर्स ही नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे, वाटर को कम एब्जॉर्ब करेंगे, और जब वाटर कम एब्जॉर्ब होगा
वो किस में होगा आपका, नेचुरल में नहीं, क्योंकि नेचुरल ऑलरेडी पोरस है, जहाँ पे मॉइस्चर कम वो एब्जॉर्ब करेगा। वो कौन से फाइबर्स होंगे, मैनमेड फाइबर्स या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फाइननेस। फाइननेस को किस में मेजर करते हैं हम, थिकनेस और थिननेस में। जितना ज्यादा आपके पास फाइन फाइबर है, तो आपके पास जैसे सिल्क है, सिल्क में फाइन फाइबर्स होते हैं, बिल्कुल जो फाइन फाइबर्स होंगे उनको आपको ट्विस्ट करने की जरूरत कम है, लेकिन जो आपके थिक फाइबर्स हैं वहां पे ट्विस्टिंग ज्यादा होगी। तो फाइननेस को हम किस में मेजर करते हैं, हमेशा माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। उसके बाद the fine fibers need less twist and less stiffness and are less coarse। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फाइननेस को हम किस में मेजर करते हैं, माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। अब फाइननेस को या तो हम डेनियर में करते हैं, फिर टेक्स में करते हैं। जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं, उनकी फाइननेस को हम किस में डिफाइन करते हैं, डेनियर और टेक्स में। डेनियर में आपको पहले बता चुकी हूँ, जो 9000 मीटर के फिलामेंट्स होंगे उनका वेट जो है ग्राम्स में, उसको हम डेनियर से डिफाइन करते हैं। और टेक्स क्या होता है, टेक्स का होता है 1000 मीटर। जो 1000 मीटर के यार्न्स फिलामेंट्स होंगे उनका जो वेट आएगा ग्राम में, दैट इज नोन एज, जिसको हम किस में मेजर करते हैं, टेक्स में मेजर करते हैं। और डेनियर को हमेशा 9000 मीटर यार्न में उनके वेट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अभी हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, और फाइबर्स आपने कैसा चूज करा है। तो कमिंग टू द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपके दो स्ट्रक्चर आते हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। तो यहाँ पे अगर मान लो, आपने केमिस्ट्री में भी ये पढ़ा होगा पहले कभी, अगर मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं, अगर मॉलिक्यूल्स किसी स्ट्रक्चर में टाइटली पैक्ड है तो वो उसका कैरेक्टर कैसा है, क्रिस्टलाइन, मतलब टाइटली पैक्ड है, यहाँ पे बॉन्डिंग हो रखी है, तो यहाँ पे कैसा होगा, क्रिस्टलाइन कैरेक्टर होगा। लेकिन अमोर्फस के केस में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, सारे दूर दूर होंगे या फिर किसी भी डायरेक्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इनके बीच में भी क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, बट वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी क्रिस्टलाइन के केस में होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होंगी वो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, बट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या होते हैं, दूर दूर प्रेजेंट रहते हैं। और क्रिस्टलाइन के केस में जो ये होते हैं वो कैसे होते हैं, मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड। तो जहाँ पे टाइटली पैक्ड होंगे वहां पर तो मॉइस्चर अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइटली बॉन्डिंग है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसे है, टाइटली पैक्ड है। वेयर एज इन द केस ऑफ अमोर्फस, यहाँ पे क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर अरेंज है। जब मॉलिक्यूल्स दूर अरेंज होंगे तो वाटर का अपटेक जो है, जैसे मान लो आप वाटर यहाँ से आया H2O, तो H2O अच्छे से इनके साथ बॉन्डिंग कर लेगा और वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन किसके केस में ज्यादा होता है, अमोर्फस के केस में। तो ये है आपका दो कैरेक्टर जिसमें क्रिस्टलाइन और अमोर्फस आता है। तो क्रिस्टलाइन कैरेक्टर रेफर टू द डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्डर इन अ फाइबर मॉलिक्यूल। इन अ क्रिस्टल द मॉलिक्यूलर चेन आर अरेंज इन रेगुलर मैनर एंड पीरियोडिक मैनर। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, वेयर एज जो अमोर्फस है वहां पर आपके रैंडमली प्लेस्ड, कहीं पर भी मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में प्लेस है। यहाँ पे क्या है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है। नेक्स्ट इज, ये डिफरेंस है अमोर्फस और क्रिस्टलाइन के बीच में। अमोर्फस में क्या है, लोअर इंटर पॉलीमर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, कम, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है, सारे दूर दूर है, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, वेरी लो। Whereas in the case of crystalline, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरनल बॉन्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे है, टाइटली पैक्ड। तो जब मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होंगे तो इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन अमोर्फस में लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। लोअर केमिकल रेजिस्टेंस, मतलब अगर आप इस पे कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करते हो तो इसकी उसमें जो इसकी क्वालिटी है वो कम होगी। लेकिन ये जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो कैसे होते हैं, केमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। अमोर्फस के केस में क्या होता है, बेटर, दिस इज नॉट बटर, दिस इज बेटर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड डाई अपटेक। मैं आपको बता चुकी हूँ अमोर्फस के केस में क्या होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल कैसे पैक्ड है, दूर दूर है प्लेस है, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो यहाँ स्पेसेस के बीच में वाटर इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे इनका बेटर एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, और डाइज का अच्छे से एब्जॉर्ब अमोर्फस कैरेक्टर के कर पाएंगे। क्रिस्टलाइन के केस में क्या होगा, यहाँ पे दे डू नॉट परमिट इजी एंट्री टू वाटर एंड डाइज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए यहाँ पे वाटर को ये इजिली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे प्लास्टिक मोर इजिली डिस्टॉर्टेड, ये सबको, ये इनफ्लेक्सिबल है क्योंकि मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। सॉफ्ट हैंडल मींस टच, यहाँ पे क्या होगा,
जो यहाँ पे अमोर्फस के केस में दूर दूर है तो इजीली उसको टच कर पाएंगे हम किसी फैब्रिक को, और स्टिफ में मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड, तो ये कैसे है, स्टिफ इन नेचर। ये वाला डायग्राम से आप देख सकते हो, ये वाला अमोर्फस एरिया है जहाँ पे जो फाइबर्स है वो कैसे है, फाइबर्स में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो दूर दूर प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो डायग्राम है वो ऐसा है। उसके बाद इसका रीजन कैसा है क्रिस्टलाइन का, ये सारे रेगुलर फैशन में अरेंज है, जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली पैक्ड है, तो यहाँ पे सारे कैसे हैं, एक रेगुलर पैटर्न बना हुआ है क्रिस्टलाइन एरिया में। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसे है, टाइटली पैक्ड अरेंज है, वेयर एज अमोर्फस के केस में जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब भी क्रिस्टलाइन कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मतलब टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स का वो जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होगी, तो उनकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि जब ज्यादा स्ट्रेंथ है तो वहां पे क्या है, जब टाइटली बॉन्डिंग है तो वहां पे ऑब्वियस स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। जब दूर दूर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इसमें ये दिया हुआ है, क्रिस्टलिटी ऑल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो अमोर्फस रीजन होगा वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे ज्यादा, क्योंकि अमोर्फस के केस में जो एरिया होगा वहां पे स्पेस होगा बीच में बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड नहीं है, इसलिए वो इजिली वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अब क्या करना है, इन अ It's very common to find both amorphous and crystalline region, and fiber vary in the proportion of oriented crystalline and amorphous region। तो मेन जो था ये आपका it is all about the molecule structure of the fiber। यहाँ पे दो तरह के मैं आपको बता चुकी हूँ, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन। ये बहुत ज्यादा बेसिक टॉपिक है, इसमें से इतना क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है। ये जो है, अब देखो इसमें फैब्रिक में कॉम्बिनेशन में मिलता है, कुछ अमोर्फस कैरेक्टर होता है और कुछ क्रिस्टलाइन कैरेक्टर होता है। जैसे कॉटन की हम बात करें तो कॉटन के केस में जो अमोर्फस कैरेक्टर होगा वो 30 से 35% होता है, क्रिस्टलाइन में कितना होता है, 65 टू 70%। फ्लैक्स, विस्कोस, एसीटेट, वूल, सिल्क, इस ये सब का यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि इसमें कितना अमोर्फस और क्रिस्टलाइन कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी आंसर मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीफ फाइबर्स, इसमें लीफ फाइबर कौन कौन से हैं, जैसे मैं बता चुकी हूँ, पिना एंड अबेका आर द लीफ फाइबर्स। ये दोनों क्या है, लीफ फाइबर्स हैं, जो कि फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स जो कि लीफ से ऑब्टेन किए जाते हैं। डेनियर जो है, इट इज अ वेट इन द ग्राम ऑफ, यहाँ पे कितना आता है डेनियर का, 9000 मीटर ऑफ यार्न। यहाँ पे जो 1000 मीटर है वो किसका आता है, टेक्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर, कौन सी प्राइमरी प्रॉपर्टी नहीं है, तो डेंसिटी प्राइमरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये कैसी प्रॉपर्टी है, सेकेंडरी प्रॉपर्टी। जो आपका डिजायरेबल प्रॉपर्टी थी, हमने दो तरह की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। तो असेंशियल प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो प्राइमरी प्रॉपर्टीज बोलते हैं, और जो हमारे पास डिजायरेबल प्रॉपर्टीज थी, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज को हम सेकेंडरी प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। तो डिजायरेबल आर सेकेंडरी प्रॉपर्टीज एंड एसेंशियल प्रॉपर्टीज आर प्राइमरी प्रॉपर्टीज। तो इस क्वेश्चन में विच इज नॉट अ प्राइमरी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे प्राइमरी प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर्स आर, जो सिंथेटिक होते हैं, जो आर्टिफिशियल मैनमेड होते हैं, वो कौन से होते हैं, मोर ड्यूरेबल एंड स्मूथ। अब ऑप्शन डिलीट कैसे करने हैं, मोर ड्यूरेबल एंड एब्जॉर्बमेंट, ज्यादा ड्यूरेबल तो होते हैं लेकिन क्या वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, नहीं। अच्छे से एब्जॉर्ब कौन से फाइबर कर पाते हैं, नेचुरल फाइबर, तो ये वाला ऑप्शन डिलीट हो गया। नेक्स्ट, लेस टॉक्सिक, कम टॉक्सिक होते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें केमिकल यूज होते हैं इसलिए ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। लेस स्मूथ एंड वीक, स्मूथ कम और वीक होते हैं, नहीं, इसमें कौन से होते हैं, वीक, नेचुरल फाइबर। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर, सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड स्मूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स हैव गुड रेजिलेंसी, रेजिलेंसी पावर किसकी अच्छी है, यहाँ पे रेजिलेंसी। अब देखो मैंने आपको बताया था वूल और कॉटन, जो वूल और कॉटन है वो कैसे शो करते हैं, उनकी पुअर रेजिलेंसी होती है, किस कंडीशन में, मॉइस्ट कंडीशन में, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं वूल की ड्राई कंडीशन में, तो यहाँ पे रेजिलेंसी पावर कैसी होती है, हाई होती है, किस कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे आपसे मॉइस्ट कंडीशन के बारे में नहीं पूछा हुआ है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि किसकी रेजिलेंसी पावर अच्छी है। तो रेजिलेंसी पावर किसकी अच्छी होगी यहाँ पे, वूल एंड
पॉलिस्टर। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि कॉटन और रेयॉन की रेजिलेंसी पावर क्या है, बहुत लो है। सो रेजिलेंसी, हाँ ओके। तो ड्राई कंडीशन में क्या हो गया, वूल की रेजिलेंसी पावर ज्यादा होती है, और कॉटन और वूल के केस में मॉइस्ट कंडीशन में जो रेजिलेंसी पावर है वो क्या होती है, कम, क्योंकि कॉटन जैसे आपका वाटर को कम एब्जॉर्ब करता है और उसकी रेजिलेंसी अपने वो ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आता है, क्योंकि डिफॉर्मेशन के बाद दोबारा से ओरिजिनल स्टेट में नहीं आता है, इसलिए उसकी रेजिलेंसी पावर क्या हो जाती है, कम होती है। सो यहाँ आज हमने किसके बारे में डिस्कस किया है इस सेशन में, प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हमने एसेंशियल, डिजायरेबल, प्राइमरी सेकेंडरी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, एंड दीज वर द सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो थैंक यू एवरीवन।